नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। आपने देखना शुरू कर दिया है मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल और आज हम हमारे तीसरे एपिसोड की ओर हैं। जो हमारा पॉडकास्ट है उसकी तीसरी आज एपिसोड हम आज आपको दिखा रहे हैं। और इस समय हमारे पास और हमारे साथ राजस्थान के धरती पुत्रों की आवाज़ को बुलंद करने वाले दो वो किसान नेता हैं जो पैसे से किसान हैं और एक ने पूरी ज़बानी किसानों के नाम कर दी, तो दूसरे जो किसान हैं वो उम्र के उस पड़ाव में है, उसके बावजूद भी वो लगातार किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन रहते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें बड़े बड़े दावे करती है, दम भरती है किसानों को उनके घर तक योजना पहुंचाने की, फिर चाहे किसान सम्मान निधि हो, खाद बीज हो, ज़मीन की जमाबंदी से लेकर लोन, केसीसी, तमाम तरीके की योजनाएं। यूँ माने कि सबसे ज़्यादा योजनाएं राजस्थान और देश में किसानों के लिए है। फिर आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज हमारे इस पॉडकास्ट में हम इसी विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे और आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से जानने की और जुड़ने की कोशिश करिए कि राजस्थान में किसानों की दशा और दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। क्या आज़ादी के 75 सालों बाद भी राजस्थान का और देश का किसान मजबूत हुआ है? और अगर जो दावे किए गए थे किसानों की आय को दोगुना करने के, क्या वो दावे धरातल पर उतरे हैं? इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हम बात करेंगे राष्ट्रीय किसान महापंचायत युवा के प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, जिन्हें आप अक्सर सड़कों पर, गाँव में, ढाणियों में आंदोलन करते हुए देखते होंगे। ये हमेशा अपना आंदोलन नए और तरीके से करते हैं। प्रशासन तक जाने से पहले ये गांव में ही महापड़ाव करते हैं और उस महापड़ाव में ही सरकार आती है, चर्चा करती है और वादे करती है और फिर चली जाती है। रामेश्वर जी, क्या लग रहा है राजस्थान के किसानों और देश के किसानों, खासकर अगर हम राजस्थान की पड़ोसी राज्य पंजाब से तुलना करें और सरकार की योजनाओं को धरातल पर देखें तो कितना फ़र्क है? राजस्थान की और पंजाब की स्थिति में भिन्नता इसलिए है, वहाँ खेत को पानी और फसल का दाम प्राप्त हो जाता है। पंजाब धान और गेहूँ जितना उत्पादन करता है वो 100% खरीदा जाता है, भारत सरकार खरीदती है। मगर राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है सरसों, बाजरा, मूंग, चना। इसमें 25% ही खरीदा जाता है और वो भी अगर उसका कैलकुलेशन करें तो कभी 90 दिन की अवधि एमएसपी पे खरीद की अवधि रखी जाती है, वो 30 दिवस तक ही रह जाती है। कभी छुट्टी आ गई, कभी बारदाना ख़त्म हो गया, कभी हड़ताल हो गई और ये खरीद हो जाती कभी तो 6%, कभी 1%। और फिर कहते हैं ढिढोरा पीटने लग जाती है सरकारें कि हमने किसानों का उद्धार कर दिया। देखो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, नाम तो कितना अच्छा है। इसमें 6,000 रुपये किसान को मिलते हैं, वो भी 3 बार में। और सम्मान की बात आती है तो किसान एक बीड़ी का बंडल 30 रुपये में लिया जाता है और ये देते हैं 16 रुपये। तो 16 रुपये देकर प्रतिदिन और किसान 30 रुपये की बीड़ी पी जाता है। तो बीड़ी नहीं, वो जो चाय का कप पीता है सुबह, दोपहर और शाम को, उसमें भी अगर 10 रुपये के हिसाब से लगाएं तो वो भी 30 रुपये होता है। तो किस बात की सम्मान निधि की बात कर रहे हैं? किसान सम्मान निधि नहीं मांग रहा है, किसान मांग रहा है उसके खेत को पानी और फसल का दाम, जिसे हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बनाना। एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बना रहे, जबकि राजस्थान सरकार में 1963 राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 9(2)(11)(12) में उल्लेख है कि कृषि मंडी में जो फसल आएगी उसकी नीलामी बोली पर मंडी सचिव प्रावधान करेगा, मगर वो आज्ञापक नहीं है। अगर आज्ञापक हो जाए, मैं की जगह शेल, तो आज्ञापक हो जाएगा, फिर कोई भी किसान की फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी। इस वर्ष 5400 रुपये से लेकर 4400 रुपये तक किसान की सरसों बिकी। जब किसान के घर से सरसों चली गई तो सरसों के दाम चले गए 7600 रुपये प्रति क्विंटल। और यही नहीं, गड़बड़ जाला तो यहाँ भी हो जाता है। सरकार को अभी ये पता नहीं है
कि जो ये नीलामी बोली लगाते हैं व्यापारी, वो कहाँ से लेके आते हैं दाम, कहाँ के आधार पर लगाते हैं। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है कि भाव क्या चल रहा है, आज क्या चलेगा, किसान उसको देख के बोले। और जो बोली दाता होते हैं वो व्यापारी होते हैं। उसमें मंडी एक्ट में तो प्रावधान ये है कि जो बोली लगेगी वहाँ मंडी का कार्मिक उपस्थित रहेगा, मगर मंडी का कार्मिक तो उपस्थित नहीं रहता है। मंडी के पास एक कार्मिक है और वो बोली लगवाए या मंडी की व्यवस्थाओं को देखे या फिर मंडी में साहूकार बैठे हैं उनकी सेवा करे। अभी जैसे निवाई उपज मंडी, कृषि उपज मंडी जो टोंक जिले की सरसों में उत्पादन के को खरीदने में प्रथम स्थान प्राप्त है राजस्थान में, मगर वहाँ स्थिति क्या हो रही है, टोंक की मंडी, मालपुरा मंडी, उनियारा मंडी और पड़ोस में चाकसू मंडी, वहाँ से बोली 500 रुपये कम है। तो यहाँ के किसान क्यों टेके जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ जो मंडी में जो जिन्स खरीद ली जाती है वो अगर बाहर आती है तो उसका कोई आकलन नहीं होता है मंडी सेक्रेटरी के पास, और 4.5 लाख पर मंथ बेचारा कमाता है। तो व्यापारी तो केवल कुछ करने में लगे मंडी प्रशासन को, किसान जाए बाढ़ में, किसान मरे तो मरे, उनको बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार किसान महापंचायत का विरोध भी कर रही है। यही नहीं, मुख्यमंत्री प्रमुख शासन सचिव से विनम्र आग्रह किया है, मगर राजेश चौहान जो इनका डायरेक्टर है, उनकी मिसेज एमएलए है, तो राज की एमएलए का हस्बैंड अगर किसी विभाग का डायरेक्टर होगा तो वो तो मन में आएगी वही काम करेगा, चाहे अन्याय हो चाहे न्याय हो, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भी तो इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं तो सीधा शर्ट भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूँ। इस भ्रष्टाचार को कौन खत्म करे? तो मंडी बन गई लूट केंद्र, जो किसानों के लिए सहायता के केंद्र थे, जहाँ पर बोली का कोई पता नहीं कि आज क्या बोली लगेगी, कल क्या बोली लगेगी। मंडी में ये कहते हैं इन मंडियों में नियमों की बात करें बोली लगाने की, चूँकि किसान लगातार ये मांग करते रहे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से बोली स्टार्ट हो, तो क्या जो सरकार ये दावे करती रही कि जब 2014 में जब सरकार आई बीजेपी की, तब ये कहा गया था कि किसानों की आय को हम दोगुना करेंगे। उस किसानों की आय को दोगुना करने में अगर 10 साल के समय में क्या मानते हैं कि किसानों की कितनी आय बढ़ पाई है, किसान कितना संबल हो पाया है, क्या किसान आज भी आत्महत्याएं नहीं कर रहा है? किसान की आय 2 गुनी नहीं, आधा गुनी हो गई, क्योंकि जो यूरिया 500 रुपये का जो डीएपी 500 रुपये का बैग मिलता था वो 1350 का हो गया, और अब 1350 का ही नहीं, वो 2000 का मिल रहा है। उसको रोकने वाला कोई अधिकारी ही नहीं है। इसी मांग को लेकर जो टैगिंग का प्रावधान है, उस टैगिंग के प्रावधान के कारण 10 साल में अगर आय आधा गुना हो गई, महंगाई 4 गुना हो गई, किसान की कमर कितनी टूट गई। आज किसान का एक भी बेटा खेती करने को तैयार नहीं है, और कोई नेता का ऐसा बेटा नहीं है जो नेता नहीं बन रहा है, क्योंकि वहाँ कलम क्या ही तो खेल है। सब नतमस्तक रहते हैं नेताओं के सामने, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आरएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईआरएस हो, चाहे छोटा से छोटा कर्मचारी पटवारी हो। अगर किसान का बेटा खेती नहीं करेगा फिर क्या करेगा? आज किसान का बेटा पढ़ लिख कर बहुत सक्रिय हो गया है, और अच्छी बात तो ये है कि आजकल ये कहते हैं फ्रॉड, बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, ये सारा सिस्टम वो किसान का बेटा ही कर रहा है, क्योंकि उनके पास उद्योग खेती तो बची नहीं है और नौकरी मिल नहीं रही है। 40 साल तक तो फॉर्म भराते हैं, एक पटवारी का फॉर्म भरो तो आपको 5 साल की छूट, 10 साल की छूट करके 40 साल कर देंगे। तो 40 साल तक आदमी पढ़ेगा तो अंत में क्या करेगा? क्यों? उसके पास रोजगार का संसाधन है नहीं, खेती उससे होगी नहीं, क्योंकि पहले खेती में 12 साल का बेटा किसान के साथ खेतों में जाने लग जाता था तो खेती को समझता था। अब वो खेती को समझेगा नहीं तो खेती छूटेगी, और अंत में वो बेरोजगार हो जाएगा। और फिर उद्योगपति जिनको सस्ते बेरोजगार चाहेंगे, और यही नहीं, जब सस्ते बेरोजगार मिल जाएंगे, भूखमरी आएगी देश में, तो जैसे अभी अमेरिका कंपनी ने कहा ना 50% टैरिफ लगाएंगे, 100 भी लगाएंगे तो पेट तो सबको भरना है, गुलामी कर लेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में आई थी धंधा करने के लिए,
और 1800 तक पूरे भारत पर राज जमा लिया था। और फिर कितने वर्ष लगे, 147 वर्ष लगे देश को आज़ाद कराने में। अभी जो कंपनियों के गुलाम हो रहे हैं हमारे नेता, कंपनियां कहेगी वैसे ही चलेंगे, इसीलिए हमारे किसान मर रहे हैं। पहले बाटा को पनपाया, टाटा को पनपाया, और ये जो गांव के मोची हैं उनको मार दिया, हमारे सुनारों को मार दिया। छोटे छोटे गांव के उद्योग थे, गाड़ियाँ थी, डाणियाँ थी, सबको ख़त्म कर दिया। और जो भी है आलपिन से लेकर हेलीकॉप्टर भी अडानी साहब बनाएंगे। तो भाई अडानी साहब से हेलीकॉप्टर बनाओ, हमारा लुहारी बना देगा, चिमटी, सुई, संडासी सब, तो उनको छोड़ो, उनके धंधे उनके भरोसे छोड़े। और अब तो आजकल तो एक कंप्यूटर का बटन दबाने के लिए 100 लोगों का रोजगार खा गए। और वहाँ भी बेईमानी है। जैसे अभी हमारा आता राजस्व रिकॉर्ड, साहब ऑनलाइन गिरदावरी किसान कर लेंगे। किसान तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसके बेटे कर लेंगे। तो खेत के अंदर चले जाते हैं और जाके कहते सर्वर लॉस्ट, सर्वर नहीं आ रहा है, फिर ये भूमि आपकी नहीं है। तो अभी तो इनके डाटा ही तैयार ढंग से नहीं हो रहे हैं। और किसानों को कह रहे हैं, जब इनके टेक्नोलॉजी के कार्मिक हैं वही सही काम नहीं कर पा रहे, तो किसान कैसे सही काम कर पाएगा। बड़े सवाल हैं किसानों के और बड़ी समस्याएं हैं। सरकार दावे और दम तो बड़ा भरती है, अफसरशाही के आगे तमाम चीज़ें नतमस्तक हो जाती है। हमेशा इसलिए कह रहे हैं कि जिस राजस्थान में नैनो यूरिया को लेकर धुआंधार प्रचार प्रसार किया गया कि इस नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल चौगुनी हो जाएगी, आपकी फसल की पैदावार बढ़ जाएगी, आपकी ज़मीन की किस्म जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन राजस्थान का वो पहला किसान जिसने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये साबित किया कि ये नैनो यूरिया किसी काम का नहीं, ये किसानों की आय को और किसानों की फसल को नष्ट करने वाला है, वो किसान आज मेरे साथ है। आज मैं उससे आपको रूबरू करवाऊंगा। गोपीलाल जी जाट है, टोंक जिले के डोडवाड़ी छोटे से गांव के रहने वाले हैं, लेकिन कुशल किसानों में इनकी गिनती मानी जाती है टोंक जिले में। गोपीलाल जी, नैनो यूरिया को लेकर बड़ी चर्चाएं रही आपकी, सरकार ने बातें की, नैनो यूरिया इस तरह से है, क्या क्या वादे आपसे किए गए थे जब पहली बार इस्तेमाल आपने किया? नैनो यूरिया का मामला में 2021 में मेरे को 2 शीशी मिली, तो मैंने 2 नहीं में 4 ली। क्या कह के दिया आप? उसमें लिख रहा था कि ये 1 कट्टा यूरिया का काम करेगी। मेरे को मैं 4 शीशी लिया चला के, भाई मैं गेहूँ में भी लगाऊंगा, मैं छना में भी लगाऊंगा। तो मेरे छना में तो लगाने को अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं गाँव में 1 बीघा 7 बसवा में लगाया। 1 बीघा 7 बसवा में मैंने दानादार यूरिया नहीं लगाया कि उसमें 1 कट्टा की मात्रा लिख रही, मैं 1 कट्टा ऐसे लगाता ही नहीं हूँ। लेकिन वो 2 बार के मायने कृषि अधिकारी की सलाह से मैं 2 बार लगाया उसको, और वो उस मात्रा के हिसाब से तो 2 कट्टा हो गया। और मैंने ऐसे 1 कट्टा के लगभग लगाया दानेदार, तो उसमें से मेरे को 1 बीघा 7 बसवा के मायने 7.5 कुंटल ही गेहूँ पैदा हुआ। उससे पहले कितने होते थे? और उससे पहले दानेदार यूरिया के हिसाब से मेरे को उसी खेत में 18 कुंटल गेहूँ पैदा हुआ, तो मेरे 10.5 कुंटल का नुकसान हो गया। तो मैं उस चीज़ को कैसे सही मानूंगा? वो तो मेरे तो इसको लेकर आपने कृषि अधिकारियों से, पर्यवेक्षकों से, सुपरवाइजर से, जो भी तुम्हारे खेत वेत में आते हैं, इन लोगों से चर्चा की थी कि किस तरह से इसको लेनों को लगाना है, कैसे इसको फसल में डालना है, कैसे मिलाना है, क्या करना है, पूरी प्रक्रिया समझी थी? कृषि अधिकारी ने बताया मेरे को कि आप पहला पानी पिलाएगा, उसके 4 दिन बाद में जैसे उसका तुम्हारा पग थम जाए, जब इसका 1 स्प्रे तो वहाँ कर देना, और 1 स्प्रे इसका तीसरा पानी पिलाए जब कर देना, वही थोड़ा पग ठटमा पग घसना नहीं चाहिए। उससे मैं 2 स्प्रे किया गया मैंने, और वे दोनों स्प्रे में मेरे कुछ भी काम नहीं आई हुए, और वो मेरे 7.5 कुंटल गेहूँ की पैदावार हुई। वो तो मेरे पास पुराना गांव था, लेकिन मुझे नाज और चारा दोनों मोल लेना पड़ता, तो मैं तो इसलिए इसको पहल मानता हूँ। और फिर इसकी साथ किसान के साथ में मैं ही नहीं, सैकड़ों किसान आज इस नैनी यूरिया, नैनी DAP के कारण
किसान को खाद नहीं मिल रहा है, ये लेगा जब खाद मिलेगा, नहीं मिलेगा जाओ तुम्हारे जब से जहाँ से ले आओ। कितना नुकसानदायक, उसके बाद कब इस्तेमाल किया आपने नैनो यूरिया? जिसके बाद में मैं इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो 2000 आसपास के किसानों को कहा आपने कि भाई इसको मैं इस्तेमाल तो करना? इसका जहाँ से विरोध कर रहा हूँ कि मैं तो इसको नहीं लूँगा, कभी भी नहीं लूँगा, चाहे मुझे खेती छोड़ना पड़ जाए, मैं तो नहीं लूँगा इसको। क्योंकि किसान खाद लगाता है पैदावार बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए थोड़ी लगाता है। तो कितनी बीघा जमीन है आपके गोपालाल जी? मेरे पास में 16.5 बीघा जमीन है। कौन कौन सी फसलें आप करते हो उसमें? मैं उसमें चना भी करता हूँ, सरसों भी करता हूँ, और उड़द मूंग भी करता हूँ, और ज्वार भी करता हूँ, बाजरा भी करता हूँ। तो अब नैनो का इस्तेमाल नहीं करते तब ठीक होती पैदावार? वही पहले की नहीं ठीक होती पैदावार। वो नैनो का वो जो मैंने दानादार यूरिया लगाया नहीं, नैनो का बस्ता रह गया। और अभी मेरी पैदावार राजस्थान के किसान अगर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं किसान भाई, तो उन लोगों को क्या कहेंगे नैनो यूरिया को लेकर? मेरे तो कहने का यही मतलब है भाई, नैनो आप जिसके जचे जिसको दो, और कोई किसान कहे कि मैं लगा के देखूंगा, उसको दे दो, लेकिन बाकी किसान नहीं मांग रहा तो उसको मत दो। ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करो, वो मांगे जो ही खाद दो। क्योंकि किसान अपनी खेती करता है अपनी इच्छा से, किसी कंपनी के दबाव में नहीं करता है, किसान अपनी इच्छा से खेती करता है। तो किसान को जो खाद मांगे वही खाद दो किसान को, और समय पर खाद दो उसको। अब किसान को खाद ही नहीं मिलेगा तो रामेश्वर भाई, नैनो यूरिया की तो बात आ गई, लेकिन अब ये डीएपी और यूरिया को लेकर जिस तरीके से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने छापेमारी की, गोदाम पकड़े और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ पकड़ी, अब इस नकली गोदाम के मार्केट में आने के बाद कितना नुकसान किसानों को अब तक हुआ होगा, और जहाँ पर छापा नहीं मार सके वहाँ हो रहा होगा। तो सरकार ने उस छापेमारी के बाद में क्या तो एक्शन लिया, किस किस को सजा की, और क्या देख रहे हो आप कि अगर ये नकली यूरिया है आपका तो कितना देखते हो उसे? किरोड़ी जी ने काम तो अच्छा किया, मगर पहला अधिकारी जो गुण नियंत्रण के ऊपर बैठा है वही राजस्थान में शंका के बीज बो रहा है। किरोड़ी लाल जी को तत्काल उनको निलंबित करना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ ये मैं कि 2023 में फसल बीमा कंपनी में उसी के सुपुत्र को टोंक जिले में बीमा कंपनी का मैनेजर बना दिया, मिसेज के साथ यहाँ रहता था, और नैनो यूरिया का किसान विरोध करे, लगातार सोसाइटियों ने लिखा। उसके उपरांत भी उसके साले साहब को प्रमोट करने के लिए, प्रॉफिट दिलाने के लिए 8% नैनो पे डिस्काउंट मिलता है, तो उसको दिलाने के लिए उन्होंने पूरे जी जान लगा झोंक दी। और जब अभी किरोड़ी जी ने किया ना ये भांडाफोड़, जिन अधिकारियों को इन्होंने निलंबित किया वो अधिकारी दोषी थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि जिन यादव साहब को इन्होंने निलंबित किया है वो यादव साहब ने रिपोर्ट दे दी थी, और वो रिपोर्ट के आधार पर 13 जनवरी को रिपोर्ट दी थी, 15 जनवरी को मंगल साहब सीट पर आ गए। कौन थे गुण नियंत्रण अधिकारी? एक यादव थे, उनको निलंबित किया है, उनके साथ 6 लोगों को और निलंबित किया है, मगर उन्होंने खुद नहीं टीम बनाई थी, और वो दिसंबर के अंदर कंप्लीट रिपोर्ट जांच करके 13 जनवरी को फाइल सबमिट हो गई थी कृषि विभाग में आयुक्त वाले। तो 15 तारीख को के मंगल ने सीट संभाल ली थी। तो उस फाइल को जब तक बैठे क्यों रहा, उन पे एक्शन लेना चाहिए था। तो प्रायोरिटी में दोषी अधिकारी तो हमारा के मंगल जी हैं। तो हमें शुद्ध रूप से नाम इसलिए ले रहे हैं कि दोषी अधिकारी है, और वो राजस्थान को देख रहा है, कंपनियों को देख रहा है, उनका गुण नियंत्रण के लाइसेंस दे रहा है, जिसकी मंत्री को फाइल ही नहीं गई। गंगानगर में 7 लाइसेंस दे दिए, मीडिया चैनलों ने लगातार उनका विरोध किया, किसानों ने विरोध किया, तब जाकर बात सामने आई। मगर अभी भी वो उसके सीट पे बैठा है। अच्छा तो है कि हमारी जो पहले यहाँ जिला कलेक्टर रही थी चिन्मय गोपाल मैडम, आजकल आयुक्त है, उन्हें 17 सीसी का नोटिस तो दिया है, मगर 17 सीसी के नोटिस पर अब तक अमल कार्रवाई नहीं हुई है। तो 17 सीसी के नोटिस पर देकर उनको जवाब लेना चाहिए था और निलंबित करना चाहिए था। अभी निलंबन भी नहीं हुआ है, उसी सीट पे बैठा है। तो शंका के बीज तो अभी भी हैं। जो मंत्री जी ने दौरे किए, क्यों एन केन प्रकरण रिपोर्ट तो अधिकारियों को ही देनी है। जब अधिकारी वापस उनसे मिल के गुड फेयर बना लेंगे तो मंत्री जी का दौरा फ्लाइंग
के रूप से काम करना ये निरर्थक हो जाएगा। सार्थकता के लिए अधिकारियों की लॉबी को भी चेंज करना चाहिए, ईमानदार ऑफिसरों को सीट पर बिठाना चाहिए, तो मंत्री जी को दौरे करने की आवश्यकता नहीं होगी। और हम तो इसमें क्या नुकसान हुआ है ये आपने क्वेश्चन भी किया था। नुकसान ये हुआ है कि जब ये डुप्लीकेट खाद थे उनको किसान ने खेत में डाल दिया तो उत्पादन गिरा। दूसरी बात, अगर फसल अच्छी नहीं दिखी किसान को, फिर दोबारा जाके खाद उसमें डाला, तो ये कर देना अंधाधुंध किसान खाद डाल रहे हैं, अंधाधुंध नहीं डाल रहे हैं। जब किसान की फसल उनको नहीं दिखती है, कंकड़ मिट्टी जब खेतों में फैक्ट्रियों के चले जाते हैं, फिर खाद का प्रयोग करता है। और अभी तो विश्वास उठ गया है, केवल GSSO पे किसानों का विश्वास है, अभी भी जो प्राइवेट डीलर है उन पे किसानों का विश्वास नहीं है। तो और हमारी सरकार GSS के पास अभी खाद उपलब्ध नहीं करवा रही है, प्राइवेट डीलरों को खाद उपलब्ध करवा रही है। इसी के विरोध में आज ग्राम पंचायत डोडवाड़ी में धरना आरंभ है। वहाँ किसान धरने में बैठ गए कि हमें बिना टैगिंग DAP और यूरिया दिलवाया जावे। तो अभी टैगिंग का खेल खत्म नहीं हुआ है, जो तो केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं, उर्वरक मंत्रालय भी कह रहा है, तो हमारे कृषि मंत्री जी भी कह रहे हैं, हमारे कमिश्नर भी कह रहे हैं, और हमारे प्रमुख शासन सचिव भी कह रहे हैं, और हमारे तो टोंक जिले के अधिकारी भी तो कह रहे हैं, मगर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। तो मुंह फुलाना और बात करना दोनों नहीं हो सकता है। तो ये तो दोनों काम करना चाह रहे हैं। तो जो दोषी है उन पर किसी का लाइसेंस निलंबित नहीं किया तो लाइसेंस निलंबित करो। टैगिंग के मामले में 1700 रुपये अभी से DAP मिलने लगे हैं। अभी तो 1.5 महीने बाद काम आएगा जुताई काय में DAP, तो फिर उस टाइम पे 2000 का हो जाएगा। और इसमें तो पिकअप वाले दलाल हो गए, व्यापारी पिकअप वालों से दलाली करना आरंभ कर दिया। क्योंकि जैसे पिकअप वाला सेट कर लेते हैं 50 कट्टे चाहिए, ऑर्डर तो 5 कट्टों का है। मैं अभी पढ़ रहा था कि देवड़ी में ये पिकअप वालों का जो दलाल वाला सिस्टम है, ये नोट करने वाली चीज़ है। अगर आप इस सिस्टम को समझेंगे, ये टोंक में ही नहीं है, ये राजस्थान के तमाम उन ज़िलों में है जहाँ पर प्राइवेट डीलर काम कर रहे हैं, और उन प्राइवेट डीलरों के पास हज़ारों की तादाद में, हज़ारों टन की तादाद में यूरिया और DAP है। और वो यूरिया और DAP सीधा किसानों के पास नहीं जाकर वो थर्ड पार्टी यानी दलालों के माध्यम से और वो पहुंच रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसकी। ये चीज़ को नोट करने वाली चीज़ है, यही चीज़ है। तो ये खेल ऐसे हो रहा है कि ऑर्डर टोंक जिले में 5 यूरिया 5 DAP देने का ऑर्डर है, वही कृषि विभाग उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और वही देवली इलाका ले लो, 50 बैग दे रहे हैं एक को, तो पिकअप भर गई। निवाई में जाओ 100 बैग एक आदमी को दे रहे हैं। तो और किसी ऐसे नहीं कि वो नकल दिखा के किसी का ऑर्डर लेके, मगर ऑर्डर तो ऐसे निकाल रखे जैसे आकाश को चीर देंगे, मगर धरातल पे कुछ नहीं है। तो एक आदमी ही पूरे पिकअपों में भर भर के बेच रहे हैं। तो इन पर अब यूँ माने कि केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और उनकी तमाम टीम इस वीडियो को देख रही है रामेश्वर भाई, तो हम उम्मीद करें उनसे कि किस तरीके से वो कार्रवाई करें और किस तरीके से राजस्थान के देश के किसानों को मजबूती मिले, किस तरीके से इन तमाम जो भ्रष्टाचार का जो जाल और मकर जाल फैला है इससे मुक्ति मिले। सर, ईमानदारी तो प्रायोरिटी में होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी तनख्वाह मिल रही है। 3-3 लाख रुपए जिनको मिल रहे हैं, किसान को 16 रुपये दे रहे हैं पर डे का, जो सम्मान निधि के नाम पे, तो 6000 एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को 6000 तनख्वाह दे दो, उसका सम्मान हो जाएगा। क्यों अपने को 3 लाख रुपए खर्च करके इतनी ताकत शक्ति दे रखे हैं उनको, ये ताकत शक्ति का सदुपयोग करें। और हम चाहेंगे जो पिकअप वाली बात आई है, तो आप पिकअप को पकड़ो, उनसे बिल बाउचर देख लो, मिलान कर लो कि एक आदमी का के और इस आधार कार्ड के आधार पर ये पिकअप वाला कितने बार ले गया, तो उस लाइसेंस रद्द कर दो उसका। तो एक भी अगर उदाहरण पेश कर देंगे मजबूती से, एक फर्म का लाइसेंस रद्द कर देंगे, देखना आप चित्र बदल जाएगा जिले का ही। रामेश्वर भाई, अब एक दूसरी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है, लगातार हमारे दर्शक इस चीज़ की डिमांड करते रहे हैं कि जब टोंक ज़िले में बीसलपुर बांध है, फिर इसरदा बांध बनाया गया और अब डूंगरी बांध को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। 70 गांव लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कई साथियों ने, सवाई माधोपुर ज़िले से जुड़े हुए लोगों ने ये कहा कि यार पुरुषोत्तम भाई, आप इस बात को उठाओ। क्या लगता है कि किसान होने के नाते 2 पड़ोसी ज़िलों में अगर 3 बांध होते हैं, कितना तो फ़ायदा है, कितना नुकसान है, और किस तरीके से अब तक जो 2 बांध बने हैं उन लोगों को ये लाभ दे पाई है सरकार और सिस्टम। ऐसा है,
पहले जो नियम थे, एक जिले में एक नदी पर 2 बांध नहीं बनने चाहिए। तो इन्होंने चालाकी क्या की, ईसरदा नाम देकर एक जिले में 2 बांध बांध दिए। पूरी जमीन प्रभावित हुई है टोंक जिले की। ईसरदा का कोई लेना देना ही नहीं है, ईसरदा का कोई महत्व ही नहीं है। पूरा महत्व बनेटा का है, बनेटा के नाम से होना चाहिए था। और जिनको बांध नहीं बांधना चाहिए, ये तो प्रकृति के स्वभाव में कि बांध तो नहीं बांधना चाहिए, नेचुरल बहती जैसे बहती रहती थी, पहले भी तो बहती थी, पहले भी तो पानी की पर्याप्त मात्रा थी। मगर इन्होंने क्या किया, गाँवों को उजाड़ना और शहरों को बसाना, शहरों के बांधों को खत्म करवाना। अब आप देख लो, जयपुर में 800 गांव सम्मिलित हो गए। अब 800 गांव में कितने तालाब थे, कितने पोखर थे, कितनी बावड़ियां थी, कितने कुएं थे, सब उनके संसाधन तो समाप्त कर दिए। और अब उन्हें पैसे वालों को सुविधा देकर, बिना पैसे वालों को, जिनको हम किसान कहते हैं, उनको बर्बाद करने का काम हो रहा है। डोंगरी बांधे तो अच्छा है, इसके 3 भाग कर दो ना, गांव नहीं उठेंगे। और जिनका गांव उठे उनको आज मार्केट रेट से आप मुआवजा दो। ये तो मार्केट रेट पे भी नहीं दे रहे हैं। जैसे ईसरदा बांध उदाहरण के रूप में देते हैं, 2014 का तो इनको मुआवजा दिया है, और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की है 2019 में, और जो वितरण किया मुआवजा वो 23 में किया है। तो 10 साल पीछे का मुआवजा देकर इनकी हाय ले रहे हैं अधिकारी। इनके जो बच्चे होंगे ना, उनको पता पड़ेगा कि मेरे बाप ने क्या काम करके आए हैं। तो जिनके आज एक चिड़िया अपना घुसाड़ा भी छोड़ती है ना, छेचाट उड़ा देती है। और किसान तो ऐसा दिलदार आदमी होता है, जब टिटोड़ी खेत में अंडे दे देती है ना, तो उसके अंडों को नहीं जोतता है, उस टिटोड़ी के घर को नहीं बिगाड़ता है। तो इनको घर बिगाड़ने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। और हमारे जिला कलेक्टर द्वारा लगातार इनको वर्तमान आधार पर मुआवजा देने की सहमति तो बनी, मगर हाँ तो यहाँ कर ली बंदों ने, ऊपर एक लाइन नहीं लिखी और ये कह दिया कि सबको मुआवजा दे दिया। भाई आप भी ऐसा करो, तनख्वाह आपकी 1,50,000 है ना, 50,000 ले लो ना, क्या बिगड़ रहा है। जब लाइटें नहीं दे पाए तो मुआवजा क्या देंगे। बीसलपुर की तो घटनाएं विचित्र है। 38 साल में विस्थापित लोगों को विद्युत कनेक्शन नहीं दे पाना, और वो भी बहाने बनाना। किसी भी अधिकारी का ये विद्युत विभाग पे ऑर्डर नहीं है कि इनको आप लाइट नहीं दोगे, फिर भी इन्होंने ये लिख दिया कि इनको लाइट नहीं देंगे, इनका ऑब्जेक्शन है। तो मैंने पूछा कि किस आधार पे है, तो ऑब्जेक्शन बताने में नहीं रहा। और यही नहीं, इतना षड्यंत्र रचा, फाइल खेला गया और प्रमुख शासन सचिव तक फाइल पहुंचा दी। तो और वहां से 9 करवा के लिए आए, फिर आंदोलन हुआ, फिर 2 कनेक्शन की सहमति हुई, फिर 2 कनेक्शनों भी अस्थायी देने पे वादा हो गए। अभी तो 1.5 महीने बाद भी उनको विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है। उनका डिमांड जमा कर लिया है, फाइलें जमा कर ली है, मगर हमारे अय्यन साहब है ना, वो जैन भी रहे फिर अय्यन रहे। 12 साल से जमा हुआ आदमी को पैसा चाहिए। यही नहीं, वहाँ एक एक्शन है बीसलपुर, जैन यहाँ रहा, अय्यन यहाँ रहा, और एक्शन भी है। सन 1995 से अब तक ही बीसलपुर बांध पे पोस्टेड है। ऐसा क्या स्वाद आ गया जो यहीं रह रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं अब गाद का मामला। अब जब ईसरदा बांध डोंगरी बांध जब बन रहा है, हालांकि किरोड़ीलाल का बयान आया मंत्री जी का कि उन्होंने कहा कि नहीं 70 गांव नहीं उठेंगे, लेकिन जो 70 गांव के लोगों में जो दहशत बनी हुई है, अफवाहें बनी हुई है, उस डोंगरी बांध को लेकर क्या किसान महापंचायत भी उनके साथ सड़क पर उतरेगी। ऐसा है, किरोड़ी जी ने जो कहा ना, उठेंगे कि नहीं उठेंगे, आपके पास सर्वे है, नक्शा फीड करो ना जनता के पास। जब ईसरदा बिसलपुर बांध बना था तो 65 गांव विस्थापित हुए थे। इससे 1.5 गुना पानी वहाँ रुकेगा तो 74 गांव क्यों नहीं उठेंगे। अगर 74 गांवों को आप रख भी दो, आदमियों को मत उठाओ और उनकी संपत्ति खत्म हो गई, क्या बचेगा। और इसमें नियम यह है कि कानून में 2013 में, अगर आप किसी के पास उसके आजीविका साधन नहीं होगा, उसको उस परियोजना में लाभान्वित करने के लिए सरकारी नौकरी दी जाएगी। ईसरदा बांध में तो एक को भी अप्लाई नहीं करवाया, तो वहाँ कैसे करवाएंगे। तो ये शंका के बीज तो हैं। किसान महापंचायत अभी इसका अध्ययन कर रही है, और मंत्री जी की बात पर हमें विश्वास नहीं है। हाँ, अगर उनको आप उठाते हो तो उनको वही परिस्थिति दो जो बिसलपुर बांध में दिया है। उनको खेती के लिए ज़मीन दी है तो उनको भी देना चाहिए। और ये तो अभी राजस्थान सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल 2013 केंद्र सरकार के मान्य है, यहाँ इन्होंने तो एक पैसा भी नहीं दिया है अलग से। तो इतना तंत्र बसाएंगे, इतने लोगों को विस्थापित करेंगे, इतनी जमीन अधिग्रहण करेंगे राम जल सेतु योजना के नाम पर,
मगर मुआवजा नहीं देंगे, क्यों मुआवजा देने में इनको डर लग रहा है, क्योंकि बेचारे किसानों को दे देंगे ना। अगर उद्योगपति होता, पैसे वाला होता, इनके IAS होते, इनको तो अलाउंस बता भी देते हैं, जब ट्रांसफ़र होता है ना तब उनको आने वहाँ से सामान लोडिंग अनलोडिंग का पैसा मिलता है 74,000 तक। सबको पैसा मिलता है लेकिन किसान को पैसा नहीं मिलता गोपीलाल जी। किसान को तो पैसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि किसान को तो एक बेचारा समझ लिया, क्योंकि किसान को तो जैसे कोई सहारा ही नहीं है, उसको बेचारा किया जाता है। किसान के पास में तो कोई सहारा नहीं है। सरकार दावा तो बड़ा बड़ा करती है, किसान को ये करेंगे, लेकिन दरअसल पर कुछ भी नहीं उतरता है। जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि मैं यहाँ केंद्र से 1 रुपया बेचता हूँ और गांव में जाके 15 पैसा पहुँचता है, वही स्थिति आज भी किसान की है। और राजीव गांधी जी का शासन में प्रधानमंत्री था, वही स्थिति आज 2025 में भी वही है किसान के पास में। फसल पैदा करे किसान, गेहूं की पैदा करे किसान, ज्वार पैदा करे किसान, प्रधानमंत्री जी कहें कि मोटा अनाज खाओ तो पैदा करे किसान, और फिर जब मुआवजा, राहत और मदद की बात आए तो सिर्फ कंपनियों को दे सरकार। देखो, मोटा अनाज की भी ये बात है कि मोटा अनाज पैदा करो, इसको नाम दिया है सरियन। नाम तो बहुत अच्छा है सरियन, लेकिन ये सरियन विदेशों के मायने तो 75 रुपये 80 रुपये किलो बिकता है, यहाँ भारत में 20 रुपये किलो बिकता है। क्यों बिकता है? इनको क्यों नहीं खरीदता है? सरकार कहती है कि हम MSP कानूनी गारंटी दे रहे हैं, MSP कानूनी गारंटी। आज बाजरा का भाव, बाजरा भी सरियन में है, राजस्थान की प्रमुख फसल है बाजरा, तो 2625, और किसान को भाव मिलता है 20 या 18 रुपये। तो किसान को क्यों नहीं मिलता है? किसान का करीब रबी की फसल में तो मार्च और अप्रैल 2 महीना है किसान का, क्यों किसान को KCC जमा करानी है, किसान को 12 महीना में खर्चा किसी से साहूकार से उधार ले आया तो वो भी जमा कराना है। तो किसान को तो मार्च अप्रैल में भाव मिलेगा, वही किसान का, और बाकी का तो फिर पैसे वालों का है। तो आज मैंने आपको तमाम उन बिंदुओं पर बात पहुंचाने की कोशिश की है कि जब बिसलपुर बांध बना तो 65 गांव विस्थापित हुए, और जब डूंगरी बनेगा तो कितने गांव विस्थापित होंगे, और अगर होंगे तो जो गांव के लोग विरोध कर रहे हैं वो उन गांव के लोगों को क्यों नहीं नक्शा उपलब्ध करवाया जा रहा है, क्यों नहीं अधिकारी उनको संतुष्ट कर रहे, ये एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी चीज़ ये निकल कर सामने आई कि सरकार ने पिछले 10 सालों में वादा तो किया कि किसानों की आय 2 गुना करेंगे, लेकिन आज की तारीख में किसानों की आय आधी से भी कम नज़र आती है। बाज़ार में यूरिया से लेकर दवाओं तक, जिन पर ब्लैक मार्केटिंग और चौगुनों दामों तक उनको बेचा जा रहा है, उस पर नकेल नहीं कसना किसानों की कमर तोड़ने से कम नहीं है। तो ऐसे में अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं कि राजस्थान के किसान क्यों आत्महत्याएं नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोंक में ही किसानों ने आत्महत्याएं की है। बूंदी, कोटा, बारा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के कई ज़िले ऐसे हैं जहां आज भी किसान की संदिग्ध मौत होती है और पुलिस उसे मर्ग दर्ज कर फाइलों में दफन कर देती है। अगर किसान आत्महत्या करता है तो उस आत्महत्या के दस्तावेजों को छिपा दिया जाता है। रामेश्वर भाई, बड़ा महत्वपूर्ण आखिरी सवाल है। किसानों की आत्महत्याएं टोंक, पूनी, बारा, छिपा, बड़ौद, तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर अक्सर किसानों की आत्महत्याएं हुई। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी संख्याएं कम नहीं हैं। पूर्वी राजस्थान के भी ऐसे कई ज़िले हैं। हालांकि सरकार सिर्फ बात करती है कि वो दूसरे विषय से उसकी मौत हुई। क्या मानते हैं इस पूरे विषय? सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ऐसा कार्य करती है। अब आपको 2 सालों का तो आत्महत्या कर रहे हैं किसान, कर रहे हैं, है ना? और ये तो अभी बूंदी की घटना ही थी, है ना? और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अभी हमने बीज लगाया 3000 से 5000 रुपये का 1 बीघे पे, अब वो फसल नष्ट हो गई। गत वर्ष बीज लगाया, वो फसल नष्ट हो गई।
गत वर्ष का अब तक भी जो आपदा राहत फंड का जो पैसा आना था वो किसान के खाते में नहीं आया। फसल बीमा का है जो आपदा में फसल बीमा में जल पलाओं को खत्म ही करवा दिया, मिलेगा ही नहीं। तो हमारी जेब से पैसा तो काटा जा रहा है और वो मिलता नहीं। अब एक किसान 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक फसल बीमा के नाम पे काटे जाते हैं। तो महाराष्ट्र में 1 रुपये में फसल बीमा हो रहा है, तो महाराष्ट्र की तर्ज पे हमारे भी तो कर सकते हैं। तो ये ऐसा लगातार किसान को नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं बचता। अब उसका बेटा फर्टिलाइज करने के लिए बाहर जाता है तो शिक्षा महंगी होगी, तो उसकी शिक्षा के लिए वो अपनी ज़मीन गिरवी रख देता है, बैंकों का लोन चुका नहीं पाता है, बैंक लोन को लेकर उसके ढोल बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, उसको बदनाम करते हैं। तो इन सारी बदनामी और सबकी पीड़ा को वो सहन नहीं कर पा रहा है और अंत में वो अपने आप को ठगा सा महसूस करके मान लेता है कि इस प्रकार के जीने से तो मरना अच्छा है, और वो यह समझकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो सरकारें अगर एक दिन भी, मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं, तो भारतीय सरकार की बात नहीं करें, राजस्थान सरकार केवल एक दिन बिना भ्रष्टाचार काम कर दे, मैं पूरे मीडिया तंत्र के साथ कह रहा हूँ, पूरे अफसरों से कह रहा हूँ, पूरे नेताओं से कह रहा हूँ, एक दिन भ्रष्टाचार खत्म कर दे, 1 पैसा ऋण नहीं रहेगा राजस्थान के किसी भी काश्तकार के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर। जो अभी लोकसभा में क्वेश्चन पे आया, वो 1 पैसा नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक दिन ईमानदारी का हो जाए ना, तो एक दिन सबका पता चले कौन कौन बेईमान है, सब सामने आ जाएंगे। फिर वो एक दिन दूसरे साल आए, उस दिन सब पे कार्रवाई कर दो। तो एक दिन में पूरा धन जिन्होंने इकट्ठा किया है वो एक दिन में आ जाएगा। अगर अभी तक 365 दिनों से एक दिन ईमानदारी का नहीं है, एक दिन ईमानदारी का आ जाए, पूरा तंत्र एक दिन ईमानदारी समझ ले, उसी दिन सारा तंत्र खत्म हो जाएगा, बेईमानी का, और किसान हो जाएंगे मालामाल। 365 दिन, साल में 365 दिन सरकार के अफसरों के लिए सप्ताह में 2 दिन छुट्टियां। लेकिन अगर किसान मांग कर रहा है कि साल में 1 दिन बिना भ्रष्टाचार के सरकार और सिस्टम काम कर ले, तो इन धरती पुत्रों के कंधों पर और मस्तिष्क पर बोझ नहीं रहेगा, उस कर्जे का बोझ नहीं रहेगा जिस कर्जे को लेने के लिए पैरों की जूतियां और चप्पलें वो घिस देता है पूरे 1 साल भर तक। एक केसीसी का लोन लेने के लिए कितनी बैंकों के वो चक्कर काटता है और कितने दलालों के वो हत्थे चढ़ जाता है, और बाद में जब उसके हिस्से में पैसा आता है तो उस हिस्से को भी दलाल ले उठते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राजस्थान में एक दिन वो मिल सकता है किसानों को जब राजस्थान में कोई भ्रष्टाचार ना हो। अगर किसान ये सवाल उठा रहा है तो लाजमी है कि राजस्थान को और राजस्थान की सरकार को और सरकार के इस सिस्टम को अपनी गिरबान में झांकना जरूरी है। हम अक्सर ये सवाल उठाते हैं और इन सवालों पर कई बार दबाव भी आते हैं, लेकिन जब लोकतंत्र की बातों को, लोकतंत्र के उसूलों को दबाने का और ख़त्म करने का सिलसिला शुरू होता है तो कुछ सवाल ऐसे ही उठाए जाते हैं। और अब जब बात डूंगरी बांध से लेकर राजस्थान के किसानों और किसानों की आय को दोगुना करने की है तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में अब उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जब सरकार अपने सिस्टम को अपग्रेड करेगी, यानी फिर से बजट की रूपरेखा तैयार होगी, नया बजट आएगा, तो उससे पहले सरकार इस रूपरेखा की नई लाइन खींचेगी कि राजस्थान के धरती पुत्र कर्जे से मुक्त हो जाए, राजस्थान के धरती पुत्रों को फसलों का बीमा मिल जाए, राजस्थान के धरती पुत्रों को उनके खेत को पानी मिल जाए और फसल को पूरा दाम मिल जाए। और इसी मांग को लेकर किसान महापंचायत और राजस्थान के कई किसान आंदोलनरत हैं। ऐसे में उम्मीद सिर्फ इतनी है कि राजस्थान के जो धरती पुत्र मुख्यमंत्री बने हैं तो वो धरती पुत्रों की सुने और इनकी मांग पर विचार करें और राजस्थान के किसानों की आय को दोगुना करने की कशमकश शुरू की जाए। फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में फिर आप मेरे साथ जुड़ेंगे इन तमाम मेरे दोस्तों के साथ। और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इस पॉडकास्ट को इतना प्यार और स्नेह दिया। आगे भी हम ऐसे ही कुछ समाज सेवी, आंदोलनजीवी लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी बात सरकार और सिस्टम तक पहुंचे और सरकार और सिस्टम के अधिकारी उस पर अमल करें। धन्यवाद। राम राम साहब।